Hello guys, welcome back to my channel. I am back with my another video and this video is for CMA Inter Group 2 students and इसमें हम कवर करने वाले हैं हमारी study note 9 from Costain FM book and that is cost of capital, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, डिविडेंड डिसीजन एंड लीवरेज एनालिसिस। इसमें मैं आपको एक एक करके हर जो यूनिट है इसके अंदर जो भी ये टॉपिक्स हैं इनके बेसिक्स डिस्कस करेंगे हम लोग और आप लोग फिर बेसिक्स लिखने के बाद इनके क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करेंगे और जो भी क्वेरीज होगी आप मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके पूछ लेंगे। सबसे पहला चैप्टर आज हम कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके जो भी हमारे पास बुक्स में अवेलेबल बेसिक्स हैं, जो भी हमें क्वेश्चंस करने के लिए जितने भी बेसिक्स लगेंगे हम इसमें वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट एंड FM, CMA इंटर ग्रुप 2 से। चलिए तो हमारे पास वहाँ है सबसे पहले डिबेंचर्स। में आपको एक डायग्रामेटिक टाइप प्रेजेंटेशन बनवा देती हूँ जिससे आप जब भी एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन करेंगे या फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ईजीनेस होगी कि आप उठाकर फटाफट उन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास डिबेंचर्स में यहाँ पर दो बाइफिकेशन है, दैट इज़ रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। तो सबसे पहले हम इररिडीमेबल को लेके चलते हैं। तो इररिडीमेबल में आपका क्या दिया हुआ है, I डिवाइड बाय P। ये किस चीज़ के लिए है, जब आपको बिफोर टैक्स निकालना हो। एंड सेकेंड वन इज I बाय P 1 माइनस T। देखिए इसमें से हमने टैक्स को कर दिया है माइनस, तो ये हमारा किस लिए होगा, आफ्टर टैक्स के लिए होगा। ठीक है, तो जब भी आपसे बिफोर टैक्स पूछे तो फॉर्मूला विल बी दिस एंड अगर आफ्टर टैक्स पूछे तो फॉर्मूला विल बी दिस। एंड जहाँ पर आपका I क्या होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका वो होता है जो कि आपके डिबेंचर्स के आगे दिया होता है ना परसेंटेज, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, तो वो यही चीज़ होती है। एंड P आपका क्या होता है, मार्केट प्राइस। जो भी आपका प्राइस चल रहा होता है वो आप मार्केट प्राइस कह सकते हैं या फिर सिर्फ प्राइस कह सकते हैं, वो चल रहा होता है। एंड T तो आपको पता ही है आपका T क्या है, T है टैक्स। ओके, तो ये देख लीजिए एक बार और आप भी साथ साथ इन चीज़ों को नोट करते जाइएगा सो दैट आपको बहुत ज़्यादा ईजीनेस हो। एंड नेक्स्ट बाइफिकेशन है इसका रिडीमेबल। ठीक है, तो रिडीमेबल हम कैसे निकालेंगे, देखिए इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस NS को हम बोलते हैं हमारा जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होता है, NS डिवाइड बाय N डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय 2, सॉरी नॉट नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज मार्केट वैल्यू। इसको हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। अब जहाँ पर I तो आपको पता ही है ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। T आपको पता है क्या है, टैक्स है। अब हमें करना है RV हमारा क्या होता है, RV हमारा होता है रिडीमेबल वैल्यू। जस्ट वेट अ मिनट। यस, तो देखिए RV हमारा होता है रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डेट एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी। एंड NS होता है नेट सेल प्रोसीड्स, यानी कि आप इसको क्या भी लिख सकते हैं, फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस। यानी कि जो भी आपकी फेस वैल्यू होगी, अगर आपको कोई एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं तो वो माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी NS होगी, वरना आपकी जितने की भी सेल प्रोसीड हुई है वो आपकी क्या होगी, NS होगी। एंड N आपका क्या होता है, N होता है आपका नंबर ऑफ
ईयर्स। तो एन क्या होता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर आपका ये डिबेंचर्स का बाइफिकेशन हो गया फर्स्ट। एंड नेक्स्ट अब हमारे पास आता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स का भी अगर हम देखें ना तो वो कुछ ऐसा ही होता है, बस उसमें कुछ टर्म्स की चेंजिंग होती है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें भी हमारे पास दो बाइफिकेशन है, सेम एज डिबेंचर्स, दैट इज रिडीमेबल। फर्स्ट इज रिडीमेबल। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या आता है, देखिए शेयर्स का हमेशा डिविडेंड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास डिविडेंड D1 प्लस डी टी इज डिविडेंड टैक्स अपॉन में NS नेट सेल्स। क्योंकि देखिए जो भी हम डिविडेंड देते हैं उस पर हमें टैक्स तो देना पड़ता ही है। तो फिर यहाँ पे क्या भी ऐड होता है, डिविडेंड टैक्स। तो यहाँ पे अब हम टर्म्स की बाइफिकेशन करेंगे तो फिर D इज डिविडेंड, dt is dividend tax, NS is net sales proceeds, ऐसे, ठीक है। एंड सेकंड इसका जो बाइफिकेशन है वो है रिडीमेबल, जैसा कि मैंने बोला था सेम एज डेट्स। तो यहाँ पे क्या होगी इसकी जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिविडेंड D1 प्लस dt प्लस RV माइनस NS अपॉन में N डिवाइडेड बाय RV प्लस NS बाय 2। तो देखिए यहाँ भी सेम एज वही है। D हमारा डिविडेंड है, DT डिविडेंड टैक्स है, RV जो हमने ऊपर बताया था हमारी रिडीमेबल वैल्यू है, NS हमारे नेट सेल प्रोसीड्स हैं। तो यही चीज़ें हैं सेम इसमें भी। ये आपके जो टर्म्स का बाइफिकेशन है ये तो आप ऊपर से ही देख सकते हैं। और NS अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, देखिए NS हमने यहाँ पे क्या लिया था कि हम फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस ले सकते हैं। फेस वैल्यू क्योंकि ये हमारे डिबेंचर्स हैं, एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन अब ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इस केस में आप NS दूसरा किसको ले सकते हैं, आप यहाँ पे लेंगे NS इशू प्राइस। या तो ये आपका नेट सेल्स प्रोसीड ही जाएगा, या तो ये आपका नेट सेल्स प्रोसीड ही जाएगा, या फिर क्या जा सकता है ये आपका इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या जाएगा, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर ये आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है तो इशू प्राइस में से आपको फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, तभी आपके पास यहाँ पर NS आएगा। तो यहाँ पर ये आपका प्रेफरेंस शेयर्स खत्म है। एंड नेक्स्ट है अब हमारे पास इक्विटी। ये हम इक्विटी की क्या फॉर्मूलाज, क्या बाइफिकेशन है हमारी। अब देखिए इक्विटी जैसे इन दोनों में तो डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में तो हमारे दो बाइफिकेशंस थे, लेकिन इक्विटी में है हमारे 4 बाइफिकेशंस कि हम कैसे कैसे निकालते हैं, क्योंकि वेरियस मेथड्स हैं इस चीज़ के भी। तो चलिए इसको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट ग्रोथ। तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की हमारे पास यहाँ पे क्या एजम्पशन होती है कि यहाँ पर जो इक्विटी है वो ग्रोथ नहीं करती है, इसकी ग्रोथ हमेशा एक जैसी चलती रहती है, दैट इज कांस्टेंट चलती रहती है। तो KE मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू में D1 इज मीन्स होता है डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि अब डिविडेंड मान लीजिए 0 है और एट द एंड ऑफ द ईयर हमने 5 रुपये हमारा डिविडेंड हो गया, तो यहाँ पे 5 रुपये ही आएगा। यानी कि जो हमारा इस साल के अंत में डिविडेंड होता है वो P0 प्लस जी इज ग्रोथ, P0 इज कि जो आपका मार्केट चल रहा, जो भी आपका प्राइस जो है वो चल रहा है, ये होता है आपका P0। एक बार आप देख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम अब एक बार अपनी टर्म्स को और देख लेते हैं। KE इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि आपको निकालनी है ही। D1 क्या है, डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर। P0 आपका क्या होता है, ये होता है आपका इशू प्राइस ऑफ शेयर, या फिर होता है आपका करंट
मार्केट प्राइस एंड जी होता है आपका ग्रोथ। ये क्या होता है आपका ग्रोथ। तो यहाँ पे एक बाइफिकेशन होगी, तो यहाँ से आप लोग इसको निकाल सकते हैं अगर आपसे कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल पूछा है। अब आपका जो नेक्स्ट मॉडल आता है वो आता है नो ग्रोथ मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ में क्या था कि एक ग्रोथ तो रहती थी लेकिन कांस्टेंट रहती थी। नो ग्रोथ में क्या होता है कि यहाँ पर कोई आपकी ग्रोथ होती ही नहीं है। तो यहाँ का कोई भी यहाँ पे हम ग्रोथ मेंशन करेंगे ही नहीं जब यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती। तो सिंपली इसका फॉर्मूला होगा d1/ns। तो d1 आप यहाँ से देख सकते हैं, वही है डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ns आपका क्या होता है, ns होता है आपका नेट सेल्स प्रोसीड्स, जो कि हमने हमारे प्रेफरेंस शेयर्स में और इसमें डिबेंचर्स में भी बताया था। तो ये ns आपका वही होता है। एंड नेक्स्ट है आपका अर्निंग मॉडल। अर्निंग मॉडल है जहाँ पर हम अर्न करते हैं। अर्निंग मॉडल की क्या होता है, EPS/NS। EPS/NS इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग मॉडल का। तो देखिए यहाँ पर हम जो हमारा EPS है वो हमारा क्या होता है, इक्विटी प्राइस ऑफ शेयर। अर्निंग प्राइस जो भी हमारी होती है वो आपको दी होगी। EPS इक्विटी होता है ना हमारा, अर्निंग्स पर शेयर हमारी कितनी आई है वो आप निकालते थे EBT वगैरह करके भी, तो अब आपको क्वेश्चन में दी होंगी या फिर आप बहुत इजी वे से निकाल सकते हैं। तो EPS आपका क्या होता है यहाँ पर, अर्निंग्स पर शेयर, कि हमारी पर शेयर पे अर्निंग्स क्या है वो अर्निंग्स पर शेयर। एंड NS वो आपको पता ही है, नेट सेल्स प्रोसीड, जो कि ये हर क्वेश्चन में यूज होता आ रहा है। ये हो गया आपका। एंड फोर्थ एंड लास्ट अर्निंग मॉडल में हमारा कौन सा है, वो है हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो अब देखिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ये है इसका फॉर्मूला। इन सब में तो एक जैसी टर्म्स फिर भी रिलेटेबल यूज़ हो रही थी, बट ये बिल्कुल अलग है बिकॉज इट इज़ अ प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो इसका क्योंकि जब हमारे पास कोई कैपिटल एसेट होती है और उसकी प्राइसिंग हो तो वहाँ पे हमारे पास कुछ रिस्क भी मैंशनड होते हैं, एक कुछ इम्प्लाइड रिस्क भी होते हैं हमारे पास एसेट्स के अंदर। तो यहाँ पर वो सब मैंशन है। तो यहाँ पे देखिए RF का मतलब क्या होता है, RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। RM होता है आपका रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। एंड बीटा क्या होता है आपका, बीटा ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सब आपको चीज़ें जो है क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर नहीं भी हो तो आप इजीली उनको बहुत इजीली आप उनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। एंड फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर आपका जो इक्विटी मॉडल है वो ख़त्म हुआ। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे आप नोट डाल लीजिएगा इसमें इम्पॉर्टेंट, कि कई बार ऐसा होता है कि हमें ग्रोथ सीधे सीधे नहीं दी होती, हमें टैक्स दिया होता है और डिविडेंड परसेंटेज दी होती है और हमें इक्विटी भी निकालना होता है। तो जब हमें ग्रोथ ना गिवन हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है B/R। यहाँ पे B क्या होता है, B होता है हमारा टैक्स और R होता है जो भी हमारी डिविडेंड की पे परसेंटेज होती है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपको अगर ग्रोथ मेंशन ना हो और आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालना हो तो और क्वेश्चन में आपको ये दोनों चीज़ें फिर गिवन होंगी, टैक्स और जो भी हम जितने परसेंटेज का हम डिविडेंड दे रहे हैं वो परसेंटेज गिवन होगी कि किस परसेंटेज से हम अपना जो डिविडेंड है वो पे कर रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आपका ग्रोथ निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा इक्विटी ख़त्म होता है। अब हमारा इसमें एक लास्ट बचा है, वो है राइट इशू। ये है हमारा राइट इशू। अब इसकी भी मैं आपको दो बाइफिकेशन करके ही बताऊंगी। फर्स्ट बाइफिकेशन है व्हेन ही सेल्स एक्स राइट्स।
यानी कि अपने जब पुराने राइट्स बेचे जाएँ, एक्स राइट्स तो आपको पता होगा, एक्स का मीन्स अगर कोई भी अपने पुराने राइट्स बेचे जाएँ, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास MN प्लस SR डिवाइडेड बाय N प्लस में R। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। M है आपकी मार्केट वैल्यू या फिर प्राइस ऑफ शेयर, ये आपका M क्या है, मार्केट वैल्यू या फिर शेयर की जितनी प्राइस चल रही है वो है। N आपका क्या है, नंबर ऑफ एक्स शेयर, यानी कि जो भी आपके पास आपके ये पुराने एक्स शेयर्स हैं, ये कितने शेयर्स हैं, ये आपका यहाँ पे हो जाएंगे M मल्टीप्लाई बाय N। ठीक है, अब नेक्स्ट कि आपका ये S क्या है, S है आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस, यानी कि जितने से आप अपने शेयर को सब्सक्राइब कर रहे हैं उसका प्राइस क्या है। S इज दैट एंड R इज नंबर ऑफ राइट इशू, कि आप जितने भी राइट इश्यूज कर रहे हैं वो कितने हैं, कितना नंबर क्या नंबर ऑफ राइट इश्यूज हैं आपके पास, वो है R। तो यहाँ पर M इंटू एन, S इंटू R एंड नीचे N प्लस R यहाँ पर आपके प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं जब भी राइट इशू का क्वेश्चन हो और वो अपने जो भी उसमें पार्टी दी हुई हो वो अपने एक्स राइट्स बेचने हो, तब आपका ये फॉर्मूला यूज़ होगा। एंड नेक्स्ट आपको कभी कभार राइट इशू के क्वेश्चन में निकालने के लिए आ जाता है कि आपके राइट्स की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ राइट्स। तो वो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, मार्केट वैल्यू माइनस एवरेज प्राइस पर शेयर, मार्केट वैल्यू माइनस एवरेज प्राइस पर शेयर। अब देखिए यहाँ पे एवरेज प्राइस पर शेयर तो आपको गिवन होता है, लेकिन आप मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए भी अगेन एक चीज़ है, यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे उसको, मार्केट वैल्यू ऑलरेडी हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स, जो कि हमारे शेयर होल्डर हैं उन्होंने ऑलरेडी जितनी भी मार्केट वैल्यू अपने पास ले रखी है, हेल्ड कर रखी है, वो प्लस में हम जो भी प्राइस पे कर रहे हैं, प्राइस पे करना है टू बी पेड फॉर 1 शेयर, जो भी हमें प्राइस पे करना है ना एक शेयर के लिए, वो डिवाइडेड बाय जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो यहाँ से आपको करके क्या निकल जाएगी, आपकी मार्केट वैल्यू, उसमें से आपको एवरेज प्राइस पर शेयर माइनस कर देना है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू ऑफ राइट्स निकल जाएगी। तो आपको राइट इशू में यही दो चीज़ें पूछी होती है। यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर खत्म है, बट एक आपकी एक और कॉन्सेप्ट है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो मैं आपको यही बता देती हूँ रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी क्या होती हैं, जितनी भी हमारी के होती है ना, वही हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। मीन्स KR इज ऑलवेज इक्वल्स टू KE, मीन्स जितनी भी हमारी इक्विटी की अर्निंग्स होती है ना, उतनी ही हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स होती है। तो हमेशा KE इक्वल्स टू KR होता है। तो जब भी आपको रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में पूछे, बेफिक्र होकर KE इज इक्वल टू KR कर दीजिएगा, यानी कि जितनी की आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी ही आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी। तो आप एक और बार यहाँ से देख लीजिएगा, इन सबको नोट कर लीजिएगा। ये आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे नोट्स हैं। एंड कोई भी डाउट हो इनके बाद आप आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस गिवन है उन सबको एक बार रिवाइज कीजिएगा, करके देखिएगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो दिस वीडियो। सो आई विल बी बैक सून विद द वीडियो ऑन another chapter, that is cost of capital. So till then, sorry, not cost of capital, it's capital structure theories. So till then, stay tuned and thanks for watching.